मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, वो है इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए, तो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे किस किस के बीच में। एक सेकेंड। किस किस के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं? इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के बीच में। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग करेंगे एप्लीकेशन। क्या करेंगे? एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं, एकदम मस्त तरीके से करने वाले हैं। तो सीट की पेटी बांधिए और स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में आपको बताता हूँ, लैंग्वेज आपके सामने है। ठीक है, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए तो हम लोग इसका डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो इवेपोरेशन क्या होता है? अब देखिए, इसमें भी हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? लिक्विड से चेंज हो रहा है। कहाँ से? लिक्विड से चेंज हो रहा है वेपर, यानी लिक्विड से बन रहा है मेरा वेपर। समझ गए? लिक्विड से वेपर तो बन रहा है, तो ये तो वेपराइजेशन में होता है। ये तो हमने यही पढ़ा है ना कि ये तो वेपराइजेशन में भी होता है। इसमें क्या नया हो गया? लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे के स्टेटमेंट में ये नहीं मिला, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो समझ लीजिए उसके नंबर कटेंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्या? हायर काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? यानी जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। समझ गए? वो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, कॉजेस कूलिंग। कॉजेस कूलिंग, इसको बना लीजिए डब्बे में। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यही है कौन? सारे रीजंस का आंसर। सारे रीजंस का, वन सेकेंड, सेकेंड, हाँ, सारे रीजंस का आंसर, यानी जो भी एप्लीकेशन है ना, किसका? इवेपोरेशन का, उसका आंसर अल्टीमेटली मेरा यही आता है। क्या? कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्लियर है? अब ये कूलिंग करता क्यों, इसकी भी वजह है। ठीक है, कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। तो क्या कह रहा है? इसे कूलिंग करता है। क्या? ये कूलिंग क्यों करता है? क्योंकि ये ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपनी सराउंडिंग से इकट्ठा करता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करता है और वो कूल होने लगता है। ठीक है, अपनी हीट को रिलीज करके वो कैसा होने लगता है? ठंडा होने लगता है। ठीक है, अब कोई चीज ठंडी होगी तो हमें भी ठंडी महसूस होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। किस, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज इवेपोरेशन ही नहीं आएगा। क्या बोलेगा? व्हाट, अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। वन सेकेंड, सेकेंड, देखिए, जो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हाट इज इवेपोरेशन? ठीक है, और यहीं तक नहीं आएगा क्वेश्चन, बोलेगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, आपका क्वेश्चन ये आएगा। समझ गए? और ये अगर आया ना, तो ये आएगा मेरा 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 3। समझ गए? तो 3 नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम रट के जाइएगा, या समझना तो है ही, 9th 10th में समझना तो है ही, लेकिन समझने से ज्यादा थोड़ा सा याद करने पे भी फोकस करना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको लिख के आना है पेपर में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आते हैं, अपना पहला है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर मेरा सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको लिखता हूँ सरफेस एरिया को ऐसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया?
कि अगर मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर बढ़ रहा होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा क्या बढ़ रहा होगा, सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा, तभी मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। समझ गए? यानी मैं अगर सरफेस एरिया को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा भी एकदम सही है। क्या है उल्टा इसका? कि अगर ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसको मिटा देते चल। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ भी इसका कैसा रिलेशन है? रेट ऑफ इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ गए? तो मेरा सरफेस एरिया और टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली। क्लियर है आपको ये बातें? चलिए तो आगे चलते हैं। हमारा अगला फैक्टर है जो कि है ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के साथ इसका एकदम इनवर्स रिलेशन होता है। क्या? इनवर्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब भी इनवर्स ही होता है। ठीक है, अब आपको, मुझे पता है आपके स्कूल में ऐसे लिखवाया गया होगा, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, ऐसे लिखिए चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, आपका बात एक ही है। क्लियर? यानी इधर क्या होगा कि अगर मेरा ह्यूमिडिटी बढ़ा, अगर मेरा ह्यूमिडिटी बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब आता है विंड। क्या आता है? विंड। विंड के साथ कैसा रिलेशन है? सबके साथ देख लिया तो विंड के साथ भी देख लेते हैं। अब खुद बताइए कि अगर हवा तेज चलेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यानी विंड के साथ भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। ठीक है, विंड के साथ भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। क्लियर है? यानी अगर मैं विंड बढ़ाऊंगा, मैं नहीं, अगर आंधी आ गई तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आंधी की तरह बढ़ जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये तो थे हमारे सारे फैक्टर्स। ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ स्टार। क्या लगा रहा हूँ? स्टार। अब इस दो स्टार लगा दिए मैंने, चलिए एक और लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मान पेपर में कम चांस है इसके पूछने जाने का, लेकिन अगर पूछा तो कितने नंबर का पूछेगा? 3 नंबर का। कितना? 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर में आप कैसे पूरे 3 नंबर स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए, दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है अभी बताते हैं, एक सेकंड। डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। ये एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है ये? सरफेस फिनोमिना। और ये क्या है? एक बल्क फिनोमिना। ठीक है, ये क्या है मेरा? बल्क फिनोमिना है, और ये मेरा सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा ये होता है सरफेस पे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो नीचे हैं। तो इसलिए ये बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने से पहले ही इवेपोरेट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे जब देखेंगे कि अगर मैं पानी को गर्म करूँ, कि ठीक है, पानी को मैं क्या करूं? गर्म करूं, तो आपने देखा होगा कि बबल्स बन रहे होंगे। ठीक है, आया ना? तो मैं उसको क्या कहता हूँ? बबलिंग इफेक्ट। क्या कहता हूँ? बबलिंग इफेक्ट। किस में विजिबल होता है? वेपराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे विजिबल नहीं होता, यहाँ पे विजिबल नहीं होता। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं, ये स्लो, कौन स्लो होता है और कौन फास्ट होता है? तो ऑब्वियसली मेरा वेपराइजेशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, और जो मेरा इवेपोरेशन है वो मेरा स्लो प्रोसेस है। क्लियर? अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, क्या, कि ये कूलिंग को कूलिंग करता है। ठीक है, यानी अगर इवेपोरेशन हो रहा होगा तो मेरे को कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है जलना। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है इसका जलना। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा डिफरेंस। जो इस डिफरेंस को लिख के आएगा
उसको पूरे नंबर मिलेंगे, और जो नहीं लिख के आएगा उसको क्या ही कहा जाए। क्लियर। देखिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इवेपोरेशन क्या है मेरा, एक सरफेस फिनोमिना है। क्लियर। और मेरा वेपराइजेशन बल्क फिनोमिना है, यानी ये पूरे मास पे होगा, यानी ये ऊपर ऊपर से नहीं होगा, पूरे बल्क से होगा। ठीक है। अब वेपराइजेशन को आप मान लीजिए कि एक टॉपर बच्चा है। क्या है ये, एक टॉपर बच्चा है। क्या है, टॉपर बच्चा है, पूरे साल पढ़ता है। ठीक है। और ये हमारा एक एवरेज बच्चा है। ठीक है। पेपर से पहले पढ़ता है, पहले पढ़ता है और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है। ठीक है। जिंदगी के सारे मजे भी ले लिए, अच्छे नंबर भी स्कोर कर लेता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये देखिए एवरेज क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि भाई ये सरफेस पे हो रहा है। क्या हो रहा है, सरफेस पे। लेकिन जो, अगर टॉपर बच्चे की बात करूं तो वो पूरे साल पढ़ता है और अच्छे तरीके से पढ़ता है। और लेकिन जब मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूंगा, अब ऑब्वियसली वो पेपर से पहले पढ़ रहा है तो वो पूरा नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर है। तो वो ऊपर ऊपर से सारी चीजें देख के जाएगा, और जो समझ आया इतना नंबर मिल जाएगा उसको। क्लियर। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। अब यहाँ पे मैं जितने स्टार लगा दूं उतने कम है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई चैप्टर, सॉरी कोई क्वेश्चन अगर पिक होता है तो वो यहीं से पिक होने वाला है। क्लियर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड वी फील कोल्ड सेंसेशन। अब एसीटोन क्या होता है बच्चों को यही नहीं मालूम होगा। तो नेल पेंट रिमूवर जानते हैं ना, नेल पेंट रिमूवर लिख देते हैं, नेल पेंट रिमूवर है ये, समझ गए। उसी को थोड़ा अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं, एसीटोन। समझ गए। अब जब मैं एसीटोन रखता हूँ, देखिए तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ गए। यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर मैं उसको अपने हाथ पे रखूं तो मेरी हाथ की हीट से वो इवेपोरेट हो जाए। समझ गए, आया ना। तो इसी वजह से वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, वेपराइज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, इवेपोरेट। और मैंने बोला था ना कि ये कॉजेस कूलिंग वर्ड। ठीक है, अभी देखिएगा कितनी बार आएगा, एक बार हो गया ना। चलिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। अब ऐसे नहीं बोलेगा कि वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ये नहीं बोलेगा आपसे, आपसे डेफिनेटली ये नहीं बोलने वाला। आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि वाई, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ, वन सेकेंड, क्लोथ्स डू वी वेयर इन समर। ठीक है, एंड वाई। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन। समझ गए। अब इस क्वेश्चन से कैसे डील करना है, सबसे पहले अगर कौन से टाइप का पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा कॉटन। अगर ये पूछता है कि वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो वो एक पार्ट का आपका पहले से ही सॉल्व है। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए क्या क्यों बोलेंगे कि हम लोग कॉटन, ये वर्ड जरूर लिखेगा क्या, कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अगर आपने अपना भी शरीर देखा होगा, किसी का भी शरीर देखा होगा, तो गर्मी में उसको ज्यादा पसीने आते हैं इन कंपैरिजन टू ठंडी। ऐसा क्यों होता है, वो पसीने क्यों आते हैं, मेन वहीं पे आंसर, समझ गए। चलिए, देखिए पसीने इसलिए आते हैं कि जो गर्मी में होता है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है। तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ वाटर रिलीज करती है, और उसे हम लोग स्वेट कहते हैं। समझ गए। तो अब वो स्वेट क्यों रिलीज हो रहा है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। समझ गए। चलिए, इसीलिए हमें, देखिए अभी इसीलिए नहीं आएगा, इसीलिए जो कॉटन क्लॉथ से पहले हमने क्या देखा, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। तो अगर वाटर है तो हमारा स्वेट भी एक टाइप का वाटर ही है, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब ये जो वाटर इसने, या स्वेट में कहूँ, एब्जॉर्ब किया है, वो क्या करेगा, वो हीट लेगा। क्या, हीट लेगा, कहाँ कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी एंड सराउंडिंग। मतलब आसपास की हीट और मेरी बॉडी की हीट लेके वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। और यहाँ पे देखिए दोबारा आ गया ना, कॉजेस कूलिंग। समझ गए, आया ना। अब देखिए ये कॉजेस कूलिंग वर्ड दोबारा आया।
इसलिए कह रहा था मैं। क्लियर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में स्टार लगा दिया। समझ गए। इसीलिए अब हमें क्या पहनना होता है, कॉटन का कपड़ा। कोई भी पूछेगा तो आप बता देंगे ना आप लोग कि हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। समझ गए, आए ना। चल आगे चलते हैं। आगे आता है कि जो मेरा डेजर्ट कूलर होता है, जो मेरा डेजर्ट कूलर होता है, वो गर्मी के दिन में अच्छी कूलिंग क्यों करता है। ये देखिए, अगर समर डेज है, ध्यान से सुनिएगा, समर डेज है तो एक सेकंड, अगर मेरा समर डेज है, ठीक है, तो मेरी बात बताइए, टेम्परेचर कैसा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, ह्यूमिडिटी की, तो ये कम होगा। हाँ या ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा और ह्यूमिडिटी कम होगा, ठीक है। और मैं अगर ध्यान से देखूं तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन का, और इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ या ना, समझ गए। तो देखिए, यहाँ से भी मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा होगा टेम्परेचर की वजह से भी, और ह्यूमिडिटी कम है, तो यानी ये जो मेरा, जो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी कम है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने डायरेक्ट इन्वर्स पढ़ा था ना, आया ना, कि अगर कोई चीज को मैं कम करूँ, ठीक है, और दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। समझ गए, हाँ या ना। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि एक चीज के कम होने की वजह से दूसरी चीज बढ़ती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कोई वो काम मैं अगर 5 दिन में कर रहा हूँ दो लड़कों के साथ, ठीक है, मतलब मैं लेट से मेरे को ईंटें इकट्ठे करने हैं, तो मैं दो लड़कों के साथ 5 दिन में वो काम पूरा कर पा रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैंने 5 लड़के कर लिए तो मेरा टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली। समझ गए, तो ये एक इनवर्स रिलेशन। ठीक है, उसी तरह मेरा जो ह्यूमिडिटी है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ह्यूमिडिटी को मैं कम करूंगा तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ गर्मियों के दिन में जो मेरा टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। समझ गए। चलिए, अब इसी की वजह से देखिए लिखा है यहाँ पे भी क्या, अब यहाँ पे हाई नहीं है, यहाँ पे हाई है, HIGH, ठीक है, इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लो। ठीक है, टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी लो है, इसी की वजह से मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों जगह, दोनों वजह से बढ़ेगा ही। क्लियर है। और हमें पता है अगर इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग। देखिए, जितने भी एग्जाम और जितने भी एप्लीकेशन किए, तो हम सब में क्या वो एक कॉमन वर्ड निकाल पा रहे हैं, कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। समझ गए। तो इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही इसका स्टार लगवाया था। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। अब कहता है कि हमारे पास मटका है, क्या है, मटका। अच्छा, डायग्राम पे हंसिएगा मत, ठीक है। मेरे पास क्या है, वो ज्यादा गंदा हो गया। हाँ चलिए समझ। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा उतना अच्छा तो बना नहीं है लेकिन समझने लायक तो है। अब ये जो होता है ना, इसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स। ठीक है, मटका जो होता है इसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, और इन्हीं पोर्स में से वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आता है। कंटिन्यूअसली वाटर कम्स आउट। समझ गए, आया ना। देखिए, अब वाटर बाहर आया, सरफेस पे आ गया, ठीक है।
तो अब सरफेस पे आता है तो क्या होता है, ये हीट को कहाँ से लेता है, जो मटके के अंदर एनर्जी है और जो बाहर हमारी हीट एनर्जी प्रेजेंट है, उसको लेके जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है, जो बार बार बाहर आ रहे थे, लगातार बाहर आ रहे थे, किससे, किसकी वजह से, देखिए बेसिकली अगर आपने मटका देखा होगा तो ये देखा होगा कि वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहला ही पॉइंट हमारा कि उसके पास टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइनी पोर्स। अब इन पोर्स के होने की वजह से जो इसमें से वाटर है, जो मेरा वाटर है, वो कंटिन्यूअसली बाहर आता रहता है। समझ गए। अब कंटिन्यूअसली बाहर आने की वजह से क्या होता है कि वो सरफेस पे आ गया। अब क्या करता है वो, जो काइनेटिक एनर्जी है अंदर, ठीक है, या मैं कहूँ हीट एनर्जी जो मेरे मटके के अंदर है, और जो बाहर का तापमान है, उस दोनों को ये मिला के इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। और हमें पता है क्या, कि एक बार इवेपोरेशन हुआ तो हमें पता है इवेपोरेशन क्या इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट। समझ गए। तो इसीलिए जो मेरा वाटर रखता, जो मैं पानी रखता हूँ किसमें, घड़े में, ठीक है, मिट्टी का बर्तन, घड़ा, क्लियर। चलिए, तो मेरे को वो ठंडा मिलता है। समझ गए। आगे चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, जो कि है, कह रहा है कि अगर मैं एक बात करूं कि मेरे पास क्या है, कप है, मेरे पास कप है। कप कैसा दिखता है, लीजिए आप सबके लिए, ये रहा, मैंने कप बना दी। और सॉसर, ठीक है, ये रहा मेरा सॉसर। समझ गए। तो ये कप का मैं अगर सरफेस एरिया देखूं, सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। समझ गए, आया ना। तो यहाँ पे मेरा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, आया ना। या फिर मैं बेसिकली इसको लिख देता हूँ ROE, रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर, ये बढ़ जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा ना, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा सरफेस एरिया कैसा है, कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। समझ गए। अब यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। समझ गए। तो इसीलिए अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, तो मेरा जो चाय रखा हूँ, दूध रखा हूँ सॉसर में, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। समझ गए, आया ना। अब आपने देखा होगा वो छोटे बच्चों को कटोरी से दूध पिलाया जाता है, ठीक है, कप में तो नहीं देते होंगे, क्यों नहीं देते, यही वजह है कि सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। समझ गए। सॉरी, आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि हमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, आ गया, ये रहा ना, ये रहा मेरा बॉटल, कोका कोला की बोतल है, ठीक है, नहीं प्रचार नहीं करना, ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी बन रही है लेकिन आप इमेजिन करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक है, मेरे पास कोई प्लास्टिक है, तो मैं अगर, ठीक है, यहाँ पे वाटर फेंक रहा हूँ, वाटर, ठीक है, तो ये इसके पार नहीं जाएगा। समझ गए। हाँ, प्लास्टिक की बोतल हो, ठीक है, या लोहे की बोतल पे भी आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। तो क्या, कि अगर मैं बात अब ये आप मत सोचिएगा कि जो अंदर वाला पानी है वो बाहर आ जाता है, इसलिए जैसे घड़े में हो रहा था, तो घड़े में छेद था, ठीक है, टाइनी टाइनी पोर्स थे, लेकिन प्लास्टिक में तो ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, प्लास्टिक में नो टाइनी पोर्स। समझ गए, यहाँ पे तो पोर्स ही नहीं है। समझ गए। तो अब ये पानी आ कहाँ से रहा है, तो होता क्या है, जब मैं फ्रिज में से ठंडी ठंडी बोतल निकालता हूँ, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ, ठंडी ठंडी बोतल निकालता हूँ, तो सराउंडिंग में तो एयर प्रेजेंट है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो है इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस हो रहा है उसे मैं कहता हूँ कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है मेरा, एयर से किस में कन्वर्ट होता है मेरा, एयर से वाटर में। समझ गए, हाँ या ना, एयर से वाटर में कन्वर्जन हो रहा होगा। क्लियर है ये बातें। देखिए, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।